Good morning. Today we will discuss the important phenomena in physics which was recorded by the great scientist Faraday long back. Faraday's laws of electromagnetic induction, which you might have heard at lower classes also. ये जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं, ये बीएससी पार्ट 1 में जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं कॉलेज लेवल पे, उनके सिलेबस में भी हैं। यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं बीएससी पार्ट 1 के अंदर, वो बेसिकली उन्हीं का एक्सटेंशन है जो आपने 11th अथवा 12th के अंदर पढ़ा है। इनफैक्ट पूरी बीएससी डिग्री के अंदर जो फिजिक्स का सिलेबस है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का, विशेष रूप से वो उन्हीं चैप्टर्स का एक्सटेंशन है जो आपने छोटी क्लासों में विशेष रूप से 11वीं और 12वीं के अंदर पढ़ा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था वैज्ञानिकों का कि जब कभी भी हम किसी चुंबक के टुकड़े को किसी बंद लूप के, क्लोज लूप के नजदीक लाते हैं तो उसमें से धारा बहने लगती है। दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डिपेंड ऑन द पोल स्ट्रेंथ, द स्पीड ऑफ बार मैग्नेट, whereas the number of turns in the coil, whereas the direction of current depends on the direction of movement, you can say, and nature of poles. उदाहरण के तौर पे अगर हम साउथ पोल को किसी लूप के नजदीक लाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है। उसी साउथ पोल को अगर लूप से दूर की तरफ ले जाते हैं तो धारा की दिशा विपरीत अपने को प्रेक्षित होगी। जहां तक धारा की मात्रा का सवाल है, मैग्नीट्यूड का सवाल है, उसकी वैल्यू का सवाल है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कितनी तेजी से आप उस चुंबकीय ध्रुव को उस लूप के नजदीक लाते हैं अथवा उससे दूर लेके जाते हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि आप मैग्नेट को फिक्स रखिए और उस लूप को मैग्नेट की तरफ लेके आइए या उससे दूर लेके जाइए, तभी आप उसमें से धारा प्रेक्षित करेंगे। इस धारा को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, हिंदी में प्रेरित धारा। बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर हम इन सभी प्रेक्षणों को, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को क्रमबद्ध करके एक नियम के रूप में लिखें और उसी नियम को बाद में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के नाम से जाना जाता है फिजिक्स के अंदर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ये जो नियम हैं, ये मूल रूप से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से संबंधित हैं। ये जो घटना है बेसिकली, जब हम चुंबकीय ध्रुव को किसी लूप के नजदीक ला रहे हैं या उससे दूर ले जा रहे हैं, तो मूल रूप से हो क्या रहा है कि उस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। और जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उस लूप में धारा उत्पन्न होती है, जिसको कि हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये डायग्राम है जिससे कि इसको समझा जा सकता है। ये मान लीजिए कोई भी एक लूप है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये एरिया नॉर्मल टू द लूप, यू कैन से द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप which you might have defined in the lower classes too, depends on the area, the strength of the magnetic field and the orientation. The angle theta is the angle between A and B. This area, not to be confused, this is not a vector, this is just for notation, you can say.
This is area is never a vector, but here what we mean is the direction of area is the direction of normal to the loop. Suppose this is the loop, this is the normal passing through center and perpendicular to the plane of paper. This is the direction and this is the direction of, say, B. So this angle, that is, you can say the angle between direction of normal to the loop and the magnetic field is this theta. So the value of magnetic flux will be decided by the area of the loop. Area is more, flux is more. Magnetic field B is more, flux is more. And if this theta is 0, then flux is maximum. And if this theta is 90 degree, cos 90 is 0, flux is 0. So you might have heard the concept of flux. Each flowing quantity is associated with a flux. पानी बह रहा है, पानी का फ्लक्स, हवा बह रही है, हवा का फ्लक्स. फ्लक्स का एक साधारण एज ए लेमैन अगर हम समझें, किसी क्षेत्रफल से कितनी मात्रा उसमें से गुजर रही है प्रति सेकंड या एक दर के हिसाब से, उसको आप फ्लक्स के रूप में समझ सकते हैं. जैसे ही हम कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, तो हम कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, यानी कि वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं. तो किसी भी क्षेत्रफल से दिए गए समय में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास हो सकती हैं, तो उसका संबंध इस मैग्नेटिक फ्लक्स से है. और विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर सकती हैं, उसका संबंध विद्युत फ्लक्स से है. तो जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होता है. अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कि आप एसी कहते हैं, जिसको कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, या साधारण भाषा में कहें डायनोमा, जो सबसे सरल उपकरण है विद्युत उत्पादन का, उसमें भी ये फ्लक्स परिवर्तन का जो सिद्धांत है वही काम में लिया जाता है. और कोई विधि अभी हाल फिलहाल हम एसी अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए काम में नहीं लेते हैं. तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न. ये देखिए, ये बार मैग्नेट है, इसको हम कॉइल की तरफ लाते हैं. ये एक अमीटर इससे जुड़ा हुआ है. इसी को आप कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो दूसरा प्रेक्षण आपको ऑब्जर्व होगा. और इस अमीटर का जो रीडिंग है, यूं कह लीजिए साधारण भाषा में, वो रीडिंग इस बात पे निर्भर करेगी कि इस कॉइल के अंदर फेरों की संख्या कितनी है. ये जो चुंबक बार मैग्नेट आप देख रहे हैं, इस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य जिसको कि आप कहते हैं, और कितनी गति से, कितनी स्पीड से ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है. ये फिनोमिना फिजिक्स के अंदर कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच ए करंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय changing magnetic field, or in the simple word you can say by changing the magnetic flux. Whenever magnetic flux changes, induced EMF is produced. The phenomena in physics is called as electromagnetic induction, which can be easily understood by this diagram. इस चित्र की सहायता से आप बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, ये इसका एक ध्रुव है. दूसरे ध्रुव को अगर आप इधर ले आएंगे तो जो धारा की वैल्यू है वो तो वही रहेगी, बट इस अगर अमीटर की जगह हम गैल्वेनोमीटर लगाएं यहाँ पे, तो उसमें जो विक्षेप की दिशा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो चेंज हो जाएगी. तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि धारा की दिशा इस बात पे निर्भर करेगी कि कौन सा ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, इसके नजदीक आ रहा है अथवा इससे दूर जा रहा है. इस बात पे ये धारा की दिशा निर्भर करेगी. और इस धारा की जो वैल्यू है
वो इस बात पे निर्भर करेगी कि इस बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जिसको कि आप कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, या साधारण भाषा में यूँ कहिए कि आप ये चुंबक कितना शक्तिशाली है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है तो कम करंट प्रोड्यूस होगी। इसी को हमने और टेक्निकल उसमें आए तो the voltage which is developed across the loop near which the magnet is brought was called as electromotive force, EMF short में कहते हैं, which refers to the potential difference across the unloaded। अगर हम अमीटर को हटा दें तो ये ओपन सर्किटेड, और फिर वहां पे हम वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज नापें तो वो जो वोल्टेज की रीडिंग शो होगी उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो फिर से इस बात पर निर्भर करेगी कि अपने जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। दैट इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ द change in flux, or rather you can say the rate of change of flux which is taking place across the loop, across the coil। इसको डिफाइन और मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखिए फ्लक्स जो है वो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया यानी कि जो भी लूप का एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो flux can change because of the change in value of B, और वायर जो लूप है that is moved or deformed, उसका ओरिएंटेशन कह लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने ये डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज दैट वुड बी मेजर्ड बाय कटिंग द वायर टू क्रिएट एन ओपन सर्किट एंड अटैचिंग ए वोल्टमीटर टू इट। फैराडे ने इस संबंध में दो नियम दिए। पहला नियम तो ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी एज फार एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न। उसके बाद ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन के लिए दूसरा नियम है जिसको कि हम लेंज का नियम भी कहते हैं। वो ये है कि इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही इस लूप में से करंट फ्लो हो रही है तो आइदर द करंट विल बी क्लॉकवाइज और इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एक दूसरा फिनोमेना और होता है कि जब कभी भी किसी वायर या लूप में से कोई करंट फ्लो होती है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हमारे पास एम्पियर का नियम, बियो-सावर्ट लॉ है। दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज रिलेटेड, कोरिलेटेड, दे आर ऑलवेज टुगेदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट्स व्हाई द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केम इन पिक्चर। विद्युत चुंबकीय, जिसको इसीलिए इस पेपर का नाम भी विद्युत चुंबकीय रखा गया है, जो आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता की दृष्टि से हम यहाँ जो भी स्टडीज हैं वो स्टेशनरी स्टेट में कर रहे हैं। मीन्स वी ट्रीट चार्ज स्टेशनरी रहे, मैग्नेट स्टेशनरी रहे तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है एंड सो ऑन। और कॉम्प्लिकेशन या जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, बोथ ऑफ देम आर मूविंग, तब फिर किस तरह से चेंज होगी, क्या क्या करेक्शन इसमें लगाने पड़ेंगे, वो भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि लेंज का नियम तो इस डायरेक्शन को, ये जो माइनस साइन आ रहा है बेसिकली इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली इसको अपोज कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि जैसे ही नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आएगा
तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये भी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे, जब ही अपोज वाला जो फिनोमेना है वो जस्टिफाई होगा. So accordingly, the direction of current is clockwise or anti-clockwise, that is decided. Lenz law is the consequence of conservation of energy applied to electromagnetic induction, formulated by Heinrich Lenz in the year 1833. बहुत पुराना फिनोमेना है जिसको कि हम आज भी काम में ले रहे हैं. While Faraday's law tells us about the magnitude of the EMF produced, Lenz's law tells us the direction that current will flow. It states that the direction is always such that it will oppose the change in flux which produces it. This means that any magnetic field produced by an induced current will be in the opposite direction to the change in the origin because of which it is produced. ये लेंज नाम के जो वैज्ञानिक ने कहा था, फैराडे के नियम के साथ ही इसको अटैच कर दिया गया. तो फैराडे लॉ along with the Lenz law constitute two fundamental things in physics. One is about the calculation of voltage and other is about the calculation of the direction of the current which is flowing, which will flow through the coil, which is known as the induced current. Then application of the Lenz law, eddy current balances, metal detector, braking system in the trains, AC generator, card reader, microphones, etc. सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है AC जनरेटर, उसमें क्या होता है कि दो मैग्नेटिक पोल्स और बीच के अंदर कॉइल्स होती है. तो यहाँ हमने डायग्राम में बताया था कि मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं. अगर दो मैग्नेटिक पोल्स लें और उसके बीच में कॉइल को मूव करें तो क्या होगा कि थीटा चेंज होगा कंटिन्यूसली, और थीटा चेंज होने से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा. और ये किसी भी एसी जनरेटर का एक साधारण सा सिद्धांत है कि हमने जैसे ही कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. बी को हम प्रैक्टिकली बार बार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको फिक्स्ड मैग्नेट्स लेनी पड़ती हैं. एरिया कॉइल का प्रैक्टिकली बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं होता जब एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कंसर्न. तो सरल तरीका क्या हुआ कि हम थीटा को चेंज करें. जैसे साइकिल के अंदर डायनोमो लगाया जाता है, तो हमने क्या किया कि पैडल्स यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो पैडल से हमने उस कॉइल को रोटेट किया, और जैसे ही रोटेट किया तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी वाले सिद्धांत में डी फाई अपॉन डी टी, यानी एक पर्टिकुलर रेट से जैसे ही आप अटेन कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा. अकॉर्डिंगली आप उसका उपयोग कर सकते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉइल होती है उसके ऊपर बहुत हाइट से जल की एक धारा गिराई जाती है जो उस कॉइल को रोटेट करती है, और कॉइल को रोटेट करने से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है. भाखड़ा नांगल डैम का अगर आप देखें तो काफ़ी हाइट से पहले उसको पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम से उसको कॉइल को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए गिराया जाता है. So this is how the mechanical energy is being converted into electrical energy by using the simple Faraday's law of electromagnetic induction by using the natural resources. But similarly जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें भी स्टीम से इस कॉइल को रोटेट किया जाता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेसिकली इसी तरह का काम करती है. जो फॉर्मूला है एसी या अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए वो यही सभी स्थानों पर या सभी जो जनरेटर्स हैं एसी जनरेटर्स उसमें
E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही वाला फॉर्मूला काम में आता है, जिसमें जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जिसको कि आप E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी की तरह की इक्वेशन से डिनोट करते हैं, तो वही यहाँ पर काम में आता है। ये बेसिक उपयोग है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और भी इसके बारे में क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं, वो और पढ़ेंगे। ये बेसिक इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और जो बातें हैं ये बेसिकली आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, यूँ समझ लीजिए कि अपने सिलेबस में भी हैं और एक तरह से रिवीजन भी है। सो थैंक यू।